कल अपन विवर्तन पढ़ रहे थे ना, और कल जो लास्ट हेडिंग अपन ने पढ़ी थी, डाली थी मतलब, वो था ध्वनि एवं प्रकाश के विवर्तनों की आपको ध्वनि का और प्रकाश का, इनके विवर्तनों की तुलना करनी है। समझे? मैंने कल आपको समझाया था कि भाई विवर्तन के लिए शर्त होनी चाहिए कि जो तरंग दैर्ध्य है वो अवरोधक के आकार की होनी चाहिए। तरंग दैर्ध्य की कोटि अवरोधक के आकार की होनी चाहिए। तो जो ध्वनि तरंग होती हैं, ध्वनि तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है ना, वो होती है मीटर कोटि में। किसमें होती है? और प्रकाश तरंग की कोटि किसमें होती है? सामान्य जीवन के जो द्वारक होते हैं, ये कौन सी कोटि के होते हैं? मीटर कोटि के। तो ध्वनि को तो सूटेबल द्वारक मिल जाता है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य मीटर कोटि की, और द्वारक भी किसके हैं? मीटर कोटि के। तो ध्वनि को तो सूटेबल द्वारक मिल जाता है, इसलिए ध्वनि का विवर्तन तो कैसा हो जाएगा? आसानी से। पर अगर हम बात करें किसकी? प्रकाश की, तो क्या प्रकाश को सूटेबल द्वारक मिला क्या? नहीं। ये दैनिक जीवन में संभव नहीं है, बट प्रयोगशालाओं में अपन ऐसे द्वारक बना सकते हैं भाई, जिनकी कोटि कैसी हो? एंगस्ट्रॉम। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि प्रकाश का विवर्तन नहीं होगा। कह सकते हो क्या? ना, प्रकाश का विवर्तन तो होगा, पर आसानी से ये नहीं होगा। आसानी से किसका होता है? ध्वनि का। इसका प्रयोगशालाओं में करवाया जा सकता है। तो लिखिए इस बात को आप। लेकिन ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य, हेडिंग लिखें, हेडिंग तो आप डाल रखिए, इसमें लिखें ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य मीटर कोटि की होती है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य मीटर कोटि की होती है, तथा दैनिक जीवन में उपलब्ध द्वारक भी मीटर कोटि के ही होते हैं। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य मीटर कोटि की होती है, तथा दैनिक जीवन में उपलब्ध द्वारक भी मीटर कोटि के ही होते हैं। अतः ध्वनि तरंगों को उचित कोटि का द्वारक आसानी से मिल जाता है। अतः ध्वनि तरंगों को उचित कोटि का द्वारक आसानी से मिल जाता है। आसानी से मिल जाता है, जिससे ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो पाएगा। जिससे ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो पाएगा। ठीक है? परंतु प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, परंतु प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम कोटि की
होती है तथा इस कोटि के द्वारक आसानी से प्राप्त नहीं होते। इस कोटि के द्वारक आसानी से प्राप्त नहीं होते। इन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा द्वारक मिलता ही नहीं है, आसानी से नहीं मिलता है, आसानी से प्राप्त नहीं होते। इन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जा सकता है। अतः प्रकाश का विवर्तन आसानी से नहीं होता है। ध्वनि का तो आसानी से हो गया ना, क्योंकि उसको सूटेबल द्वारक आसानी से मिल जाता है, पर प्रकाश का विवर्तन आसानी से नहीं होता है। क्लियर? मतलब ऐसा तो मैंने नहीं कहा है कि हम ये दिमाग मतलब इसका विवर्तन ही नहीं हो रहा है, विवर्तन तो हो रहा है पर आसानी से नहीं हो रहा है, कठिन प्रक्रिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्या हेडिंग आप? आपने विवर्तन पढ़ लिया है ना, शर्त पढ़ लिया आवश्यक, प्रकार पढ़ लिए और उनमें अंतर पढ़ लिया आपस में, ध्वनि प्रकाश की तुलना कर ली। सुनना ध्यान से, बोर्ड पे समझा एक बार अच्छे से ना। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी एकल जर्री से प्रकाश का विवर्तन। क्या हेडिंग है? एकल झर्री से प्रकाश का विवर्तन। देखो एक बहुत सुंदर डायग्राम है, ध्यान से देखना ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में दो ही हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने पथांतर फ्रिंज चौड़ाई देख लिया था व्यतिकरण में, तो और विवर्तन में फिर ये हेडिंग है ना, सुनना बहुत ध्यान से। देखो सबसे पहले प्रकाश का एक शब्द और जोड़ दो बोले इसमें, फ्रॉनहोफर विवर्तन। कौन सा पढ़ेंगे हम? याद आया फ्रॉनहोफर से कुछ? फ्रेनेल में तो प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तक से सीमित दूरी पर होता है, और फ्रॉनहोफर में प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होता है। तब मैंने क्या किया, एक लेंस लिया, चित्र बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझ लेना। लेंस का नाम रखा है L1 और इस लेंस के फोकस पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा, आया ना? उससे क्या होगा, प्रकाश किरणें जब फोकस से आती हैं तो क्या होगा भाई, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद ये किरणें कैसी हो जाती हैं, समानांतर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? लेंस L1 के फोकस पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा ताकि अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें कैसी हो जाएं, समतल, समांतर। याद करो फ्रॉनहोफर में तरंगाग्र समांतर तो होता है, एक तरीके से तरंगाग्र बना, तो ये समतल तरंगाग्र बना कि नहीं बना? तरंगाग्र वेव फ्रंट बोलते हैं, चाहो तो लिख दो WW डैश। ज़्यादा कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भाई फ्रॉनहोफर की कंडीशन यही तो थी कि प्रभावी दूरी कितनी होनी चाहिए, अनंत। तो मैंने समझाया भी था आपको शायद कि दूरी अनंत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस तरीके का एडजस्टमेंट हो कि तरंगे कैसी आए, समतल। और फ्रॉनहोफर में आपके तरंगाग्र वास्तव में समतल ही होता है। अब ये तरंगाग्र, झर्री का मतलब है छिद्र, एकल झर्री मतलब एक छिद्र, ऐसा कोई छिद्र मान लो, बस कुछ नहीं है, बस सिर्फ डिजाइन टाइम पास का तरीका है। क्लियर है? यहां से यहां तक छिद्र की चौड़ाई होगी एक तरीके से ये वाली, स्मॉल ए, जिसे हम द्वारक बोलते थे, द्वारक कह दो, अवरोधक कह दो, या विवर्तक कह दो। और इस विवर्तक का आकार जो ए है वो लैम्बडा के इक्वल है, मतलब एंगस्ट्रॉम का है ये छिद्र इतना बड़ा नहीं है, पॉइंट से भी कम है,
पॉइंट से भी कम है। तो मुझे तो कुछ बनाना है, पॉइंट में कैसे बनाऊंगा वेव डायग्राम? अरे हाँ है ना, मैं बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज में कि जो द्वारक का आकार है, विवर्तक का आकार है, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का है। हाँ है ना? प्रणव पर समझ में आया क्या? विवर्तक है तो प्रकाश स्रोत प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर है कि नहीं है? कुछ प्रकाश तो यहां से सीधा चलेगा ही। अरे इसे तो कौन रोक सकता है? पर क्या ये विवर्तन है क्या? ना। विवर्तन का मतलब किनारों से टकराकर मुड़ेगा। देखेंगे कैसे मुड़ेगा। यहां हमने एक लेंस और लगाया, L2 मान लें इस लेंस को, ठीक है। और इसके पर्दे, इसके आगे एक पर्दा रख दें, स्क्रीन, प्रेक्षण बिंदु जिसे हम नाम देंगे। हाँ है ना? तो क्या पर्दा भी प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर हो गया? अरे स्रोत से पहले भी लेंस है, पर्दे से पहले भी लेंस है। मेरा पुतला में भी दिखाई दी कैसे आता है। आई मारिए। हाँ तो ये मत दिख रहा है। अरे तेरे पीछे वालों कौन सा हाल? ओ कौन सा? किधर से आई है? कौन सा था? प्रकाश स्रोत और पर्दा क्या अनंत दूरी पर है? प्रभावी रूप से अनंत दूरी। तो ये जो पर्दा रखा गया है ये इस लेंस के फोकस पर रखा गया है। सुनना, क्या ये लेंस इन प्रकाश किरणों को यहां मिला देगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? तो केंद्र पर जो फ्रिंज बनेगी ना, वहां तो आप दीप्त और अदीप्त बोलते थे व्यतिकरण में तो, और यहां लैंग्वेज होगी उच्चिष्ट और निम्निष्ट। क्या लैंग्वेज होगी? चमक बन रही होगी तो उच्चिष्ट, और चमक ना बन रही होगी तो केंद्र पर उच्चिष्ट प्राप्त होगा। क्यों? जितना पथ ऊपर वाला है शायद उतना ही पथ नीचे वाला है। क्या पथांतर जीरो है? पथांतर हमेशा चमक पैदा होगी। इसका नाम भी है केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या नाम है? यहां तो डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देख लो। एकल झर्री ये चीज है, और फ्रोनोपर की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने प्रभावी दूरी क्या रखी है? अनंत। इसको कैलकुलेट करना आसान होता है बजाय फ्रेनेल के, इसीलिए अपन ये पढ़ते हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट नोट्स में लिखा रखे हैं। दोबारा सुनना क्या कहानी है। एक लेंस L1 लिया, उत्तल लेंस, उसके फोकस पर मैंने एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा ताकि लेंस या बर्तन के बाद प्रकाश किरणें समांतर हो जाएं। ये समांतर किरणें अपनी ही कोटि के द्वारक पर आपतित होती हैं। कुछ प्रकाश तो सीधे चलता है जो लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु ओ लिख दे इस नाम को, ओ पर मिला दिया जाता है। ओ पर हमेशा क्या बनेगा? उच्चिष्ट। इसका नाम होगा केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या नाम होगा? पर अभी तक विवर्तन कहीं हुआ क्या? ना। क्या कुछ प्रकाश इन किनारों से टकरा कर मुड़ेगा? अरे हाँ या ना? ऊपर भी मुड़ा होगा, नीचे भी मुड़ा होगा। एक साइड का ले लो कोई भी, ऊपर इसके पैरेलल एक रेज दर्शित आएगी। अरे हाँ या ना? सीधा मत ले जाना, थोड़ा सा बेंड कर देना हल्का सा। क्या ये किरणें कहीं ना कहीं पी पर मिलेंगी? अरे दो किरणों का अध्यारोपण होगा तभी तो विवर्तन होगा। जैसे व्यतिकरण में दो किरणें मिलती थी, विवर्तन में भी कितनी किरणें मिलेंगी? दो। एक किरण यहां से गई, एक किरण को यहां से गई होगी और पी पर किरण मिली। पी पर उच्चिष्ट बनेगा कि निम्निष्ट? पी पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट? कुछ कह नहीं सकते। अरे नारायण को सुन लो। व्यतिकरण में जब मैंने ऐसी कहानी बनाई थी, कुछ यहाँ सोर्स S1 था, यहाँ S2 था, किरणें गई थी कुछ ऐसे ही, तो मैंने कहा था पी पर कैसी फ्रिंज बनेगी?
डिपेंड करेगा पथांतर कितना था, डिपेंड करेगा। तो यहां पीपर कैसे बनेगा, उच्चिष्ट का निम्निष्ट है, कुछ कह नहीं सकते अभी, कुछ कह नहीं सकते। यहां तक डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? इस झिर्री का नाम दे दो आप, ए भी, कुछ भी। क्या पथांतर निकाल पाओगे? मैं याद है क्या? व्यतिकरण वाली कहानी याद नहीं है क्या? ये एम और इस एंगल को हम थीटा नाम दिया करते थे। एक बात तो बताऊंगा, सुनना बहुत ध्यान से। क्या ये पथांतर होगा आपका? मैंने एक बात कही थी, इसमें झुकाव महत्वपूर्ण होता है। फ्रेनेल में दूरी महत्वपूर्ण होती है और इसमें तरंगाग्र का, ये तरंगाग्र हो गया ना एक तरीके से, विवर्तक के साथ झुकाव महत्वपूर्ण होता है। आप देखना पूरा खेल थीटा का चलने वाला है। अब ये डायग्राम समझ में आया क्या आपको? एक साथ देखोगे चक्कर आ जाएंगे, है ना? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बड़ा आसान लगने वाला है। मैं दोबारा बनाता हूँ एक बार और देखना। इस चित्र का कम से कम 1 नंबर होगा भाई। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बनाया आपने, दूरदर्शी का देखा आपने ना, इस चित्र का 1 नंबर होगा, है ना? दोबारा देखिए, चित्र हो गया ना, तो अब नई चीज़ नहीं है भाई, इसी में से बोल दूंगा सब कुछ जो बोलना होगा मुझे। देखो ध्यान से, क्या करना है बोलो। सबसे पहले एक लेंस ले लें, लेंस का नाम, और इसके फोकस पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत, मुख्य अक्ष बना दें इसका। प्रकाश किरणें कुछ ऐसी आई होंगी, प्रकाश किरण में तीर जरूर लगाया करें भाई। अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें समांतर हो जाएंगी। ये कोई तरंगाग्र बना दो, कुछ भी नाम दे दो, डब्ल्यू एस। आया कि नहीं आया? अब ये तरंगें कहाँ आएंगी बताओ? अपनी ही कोटि के विवर्तक में। ये शब्द बोलना जरूरी है ना, क्योंकि विवर्तन की आवश्यक शर्त है विवर्तक का आकार, यानी कि यहां से लेकर यहां तक तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। आया कि नहीं आया? कुछ प्रकाश तो सीधे चलेगा ना। एक लेंस और ले लो, दूसरा बड़ा सा थोड़ा सा, इससे क्या नाम है लेंस है, L2। क्या कुछ प्रकाश किरणें सीधी निकलेंगी? आया ना? क्या यहाँ पर एक पर्दा है, और क्या ये किरणें पर्दे के बिंदु O पर मिल जाएंगी? हाँ या ना? और समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर बनेगा उच्चिष्ट। क्या बनेगा? इसे कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय, क्या झिर्री का नाम दे दो कोई भी, ये भी। क्या कुछ प्रकाश झिर्री के किनारों से मुड़ जाएगा? अरे मुड़ना ही तो विवर्तन था भाई। और ये किरणें पर्दे के बिंदु P पर फोकसित करवाई जाएंगी, हाँ या ना? और P पर उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, वो डिपेंड करेगा पथांतर पर। किस पर? तो फिर कितना पथांतर निकाला जाए? क्या यहां से आपने एक लंब डाल दिया, हाँ या ना? ये कौन कितना मान लिया? झुकाव थीटा एक तरीके से, और यहां से यहां तक डेल्टा एक्स। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? देख लो अच्छे से एक बार भाई, आया कि नहीं आया? आगे कहानी डायग्राम से ही चलेगी। पहले देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो आप भले से एक बार ना। 1 नंबर तो हुआ इस डायग्राम का, ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप पथांतर निकाल पाओगे क्या? समकोण त्रिभुज कौन सा? बोला करो तुम यार। AMB में क्या लगाऊं बताओ? साइन कॉस टेन कोसेक कहाँ लगाऊं? बोला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोण के सामने लंब और समकोण के सामने कर्ण, हाँ या ना? तो क्या पथांतर निकल के आ गया आपका? A साइन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई झुकाव महत्वपूर्ण था ना,
व्यतिकरण में कोई झुकाव संबंधी कोई बात ही नहीं थी, तो मैंने थीटा को गायब करने का तरीका सोचा। मैंने साइन का मान निकाला, साइन गायब किया, फिर टेन निकाला, फिर टेन गायब किया, दोनों थीटाओं को बराबर किया, तब जाके आंसर लेके आया। पर इसमें तो झुकाव महत्वपूर्ण है ना, तो थीटा को रिमूव नहीं करना है, थीटा को बचा करके रखना है। यहाँ तक क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना, पूरा दिमाग सट जाएगा एक संग देखोगे तो उसको, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो मेरे से एक बार, नहीं है ना? पहले यहाँ तक लिखो एक बार। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। प्रयास करना कि कम देखना पड़े। लाओ सुन लग रहा भाई एक बार। हाँ हेलो। अरे पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ गए? मम्मी है? कहाँ गए? कौन है फिर? पापा पहले बात कराओगे मेरी? ना हो ना हो, बोलो बात करो। अरे देखो कब बनावे गया है, तेने एक लाइन ना खींचे अब तक, मैं साफ करने वाला हूं उसको। अरे रफ में बना लिया करो, डेंटिंग पेंटिंग घर कर लेना। पहले लेंस लगावे, पहले किरण मिलावेगी, बिना फिर लेंस लगाए मिला नहीं। शाबाश, ये सही है। बना लिया भाई? बना लिया हो तो बोले इसके बारे में फिर।
लिखो भाई लिखो, देखिए चित्रानुसार जैसे डायग्राम बनाया है पूरा लिखना है ना। चित्रानुसार एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस, चित्रानुसार एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। चित्रानुसार एक वर्णी प्रकाश स्रोत S लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। प्रकाश स्रोत S लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या कहूं, समांतर हो जाती हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ही समझ में आएगा लास्ट तक भाई ना, बहुत लंबा है। क्लियर है यहां तक? आगे लगो। देखो अब समतल तरंगाग्र डब्ल्यू डैश, वेव फ्रंट बोलते हैं ना इंग्लिश में, इस तरह डब्ल्यू काम ले लिया, कुछ भी दे सकते हो आप नाम। अब समतल तरंगाग्र डब्ल्यू डैश स्मॉल ए आकार, स्मॉल ए आकार, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल ए लगभग बराबर लैम्बडा। एक कॉल है। हेलो, हाँ कहा है?
कर ले टेस्ट। जहाँ प्रकाश पढ़ाते हैं वहाँ जल्दी सुनो, कहाँ तकलीफ है? क्या प्रॉब्लम है? अच्छी यहाँ से जो पढ़ा हुआ हमने बना लीजिए, पता होना चाहिए। पेपर की बनवाई ना, लोकेशन बताओ कहाँ बनाना है, बना उसी यहाँ से देखो सुन लो कितना लिखा है ना, तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा। चित्रानुसार एक प्रकाश स्रोत है, लेंस L1 के फोकस पर रखा हुआ है। और सुनो शांत शांत सुनो, प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। समतल तरंगाग्र WWS अपनी ही कोटि के या एक आकार के द्वारक पर आपतित होता है। द्वारक पर आपतित होता है। क्लियर है? कुछ प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुए, कुछ प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुए लेंस L2 पर आपतित होता है। कुछ प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुए लेंस L2 पर आपतित होता है। लेंस L2 इन प्रकाश किरणों को, लेंस L2 पर आपतित होता है। लेंस L2 इन प्रकाश किरणों को, इन प्रकाश किरणों को फोकस पर स्थित, इन प्रकाश किरणों को फोकस पर स्थित पर्दे के बिंदु O पर मिलाता है। फोकस पर स्थित पर्दे के बिंदु O पर मिलाता है। O पर मिलाता है। चूंकि O पर मिलने वाली किरणों में पथांतर शून्य है, चूंकि O पर मिलने वाली किरणों में पथांतर शून्य है, पथांतर शून्य है, अतः O पर चमकीली फ्रिंज बनती है। O पर चमकीली फ्रिंज बनती है जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। चूंकि O पर मिलने वाली किरणों में पथांतर 0 है, अतः O पर चमकीली फ्रिंज बनती है जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। अब कुछ प्रकाश तो सीधा निकल गया ना, अब लाइन चेंज करो। देखो कुछ प्रकाश झिर्री एवी के, झिर्री मतलब विवर्तक, द्वारक, अवरोधक, कुछ भी लिख दो यार। झिर्री बोला ना एडेगो मैंने, इसलिए झिर्री बोल रहा हूं। झिर्री एवी के किनारों से टकराकर मुड़ जाता है, यही तो है विवर्तन। कुछ प्रकाश झिर्री के किनारों से टकराकर मुड़ जाता है, जो कि लेंस L2 द्वारा, जो कि लेंस L2 द्वारा, जो कि लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु P पर, लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु P पर फोकसित करवाया जाता है।
ये मिलाया जाता है। पर्दे के बिंदु P पर फोकसित करवाया जाता है। P पर उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट? P पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट, कुछ भी लिख दो ऐसे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, पथांतर पर निर्भर करेगा। P पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट पथांतर पर निर्भर करेगा। और ये समकोण त्रिभुज से पथांतर निकाल के समीकरण नंबर 1 दे दे इस चीज को। समकोण त्रिभुज AMB में साइन थीटा डेल्टा x अपॉन ए, तो डेल्टा x आ गया a साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। 3 हिस्से हैं ये माने शेडिंग के, एक हिस्सा कंप्लीट हुआ अपना, है ना। कोई डाउट है? बढ़े आगे। कुछ कुछ व्यतिकरण जैसे तो है, नॉर्मल बातें हैं। सुन दो बार सुन लो, बोर्ड पर मत देखना, मुझे मेरे तरफ देखना है ना। लेंस L1 के सोर्स रखा हमने, प्रकाश किरणें आई, समतल हो गई फ्रॉनहोफर की वजह से। झिर्री पर आया, कुछ प्रकाश सीधा निकल के L2 द्वारा ऊपर मिल गया, ऊपर पथांतर 0 मतलब उच्चिष्ट, नाम पड़ गया केंद्रीय उच्चिष्ट। फिर कुछ किरणें मुड़ गई जो कहाँ मिल गई P पर। अब P पर उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है वो डिपेंड करेगा पथांतर कितना है। तो हमने पथांतर निकाल करके देखा। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना? अब ध्यान से बोर्ड में देखना अच्छे से ना, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से ना। देखिए आपने व्यतिकरण देखा था, अब अच्छे सुनना। आपने व्यतिकरण देखा था, है ना। व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर नजर आ रहा है? एक सबसे बड़ा अंतर जो आपको दिखना चाहिए कि सब व्यतिकरण में तो 2 अलग अलग स्रोत थे, S1 और S2। पर्दे के बिंदु P पर एक किरण S1 से आ रही थी और एक किरण S2 से आ रही थी। 2 कला संबद्ध स्रोत थे या नहीं थे? अरे हाँ या ना? विवर्तन में देखना, तो 2 ही किरण रही हैं, अध्यारोपण पर ही आधारित है। कौन? विवर्तन। व्यतिकरण भी अध्यारोपण पर आधारित था। अध्यारोपण का मतलब हुआ कम से कम 2 किरणें चाहिए। व्यतिकरण में भी 2 किरण आ रही थी, विवर्तन में भी 2 किरण आ रही हैं। व्यतिकरण में 2 किरण 2 अलग अलग कला संबद्ध स्रोतों से आ रही थी, S1 से और विवर्तन में दोनों किरणें स्रोत कहाँ हैं? एक ही झिर्री के स्रोत कह दो आप, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। एक ही स्रोत के या एक ही तरंगाग्र के, तरंगाग्र तो सकता है ना, ये अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। आप दिमाग लगाना ध्यान से। देखो सोर्स तो इसमें एक ही है ना, ये आप स्रोत मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सोर्स मान लीजिए। सोर्स तो एक ही है ना, इसी सोर्स में से 2 किरणें निकलेंगी। वहां तो S1 अलग था, S2 अलग था, एक S1 से और एक S2 से। और यहाँ एक ही सोर्स के 2 अलग अलग हिस्से कर लिए मैंने। दिमाग लगाना, इसको बोल दो O डैश और इसको दिमाग को रख लो आप O। क्या रख लो? O। एक हिस्सा कर दिया मैंने AO और एक हिस्सा कर दिया मैंने OB। आप सुनना ध्यान से। जब पथांतर की बात आती है तो हमारे दिमाग में 2 तरह के पथांतर आते हैं साहब। एक तो पथांतर n लैम्बडा होता है, हाँ या ना, और सब दूसरा पथांतर 2n+1 ले लें, क्या -1 लूँ? माइनस ले लें, माइनस ले। उस क्वेश्चन में माइनस लेता ना मैंने, ताकि मैं n बराबर 1 से स्टार्ट कर पाऊँ ना। तो पथांतर 2 चीज हो सकती है साहब, एक तो n लैम्बडा, एक 2n-1 λ/2। व्यतिकरण भी तो मैंने ऐसे पढ़ाया था। आपने नॉर्मल पथांतर निकाला, नॉर्मल पथांतर निकल के आया बाई स्मॉल d बटा कैपिटल D। मैंने कहा दीप्त फ्रिंज के लिए, तो आपने कहा सर n लैम्बडा, बराबर किया, उत्तर आया 1।
बाई निकाला, बीटा का सूत्र जमाया मैंने बाई एन प्लस 1 माइनस बाई एन, ऐसा करके मैंने बीटा निकाले लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फिर अदीप्त की बात करी मैंने, उसको 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 बराबर करके और पूरा खेल कर दिया। दिमाग में है कि नहीं बल्कि बताओ। अब आप सोच रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे साहब देखो एन लेमड़ा है और एन लेमड़ा वाले केस में चमक आती है, हाँ या ना? संपोषी व्यतिकरण मतलब चमक है, तो यहां उच्चिष्ट बढ़ेगा, हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे कंडीशन पूछूं उच्चिष्ट की क्या कंडीशन है, उच्चिष्ट की, वहां मैंने दीप्त अदीप्त की बात करी, व्यतिकरण में बोलने का तरीका अलग है। वहां क्या बोलते हैं दीप्त, और आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं लग रहा हो, दीप्त अदीप्त की बात कर रहा है 100% व्यतिकरण का है, और उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कर रहा है तो वो विवर्तन का है। मेरी बातों को पकड़ना, शब्दों को, भाई शब्दों का ही जाल है, आप लास्ट में महसूस करोगे इस चीज को। तो मैं आपसे कहूँगा उच्चिष्ट की क्या कंडीशन है, तो आप कहोगे साहब देखो नॉर्मल पथांतर तो आया ए साइन थीटा, और उच्चिष्ट वाले केस में आप एन लेमड़ा कर दो, शायद ए साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा होना चाहिए, जो पूर्णतः गलत है। बस मुझे यही समझाना है, कैसे गलत है आप सोचना ध्यान से, बोर्ड देखते रहे आप केवल। एन लेमड़ा में कौन कौन से सीन आ सकते हैं? एन का मान 1 जमाएंगे तो क्या पथांतर लेमड़ा आ सकता है? 2 जमाऊंगा तो 2 लेमड़ा, 3 जमाऊंगा तो, मैं 1 से शुरुआत करता हूं, सुनना पूरी काम। एन का मान 1 जमाया, पथांतर कितना आया? लेमड़ा। इस झिर्री का डायग्राम बना रहा हूं, झिर्री का, क्या ये ए है, ये बी है, और यहां कहीं बीच में ओ है क्या नहीं है बताओ? एक बात और सुन लो, इसमें लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा ऐसे कुछ होंगे, इसमें लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2, 5 लेमड़ा बाई 2, हाँ या ना? जब आपने पूरा बोर्ड पर ही ध्यान रखना भाई, मैं जो कह रहा हूँ वो समझना, कुछ बात होगी तभी मैं इतना पुकार रहा हूँ, नहीं सीधे पॉइंट की बात पाया जाता मैं ना। और ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक पथांतर साहब लेमड़ा मान लिया हमने, यहाँ पर कोई फ्रिंज बन रही है, 2 हिस्से कर दिया आपने सोर्स के, एक तो AO और एक OB, तो एक किरण तो आएगी AO से और एक किरण आएगी कौन से हिस्से से? OB हिस्से से। एक्चुअल में हमने तो पथांतर लेमड़ा रखा, पर जब 2 हिस्से करने पड़े तो ये पथांतर हो कितना गया? लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2। अगर आप इसको व्यतिकरण की नज़र से देखो ना, अगर 2 सोर्स बनाना भी चाहो आप इस तरीके के, पहले हिस्से को पहला सोर्स बनाया, दूसरे हिस्से को दूसरा सोर्स बनाया मैंने ना, किरण यहाँ पहुँच रही है, तो ये किरण लेमड़ा की पहुँच रही है कि लेमड़ा बाई 2 की पहुँच रही है? मेरी बात सुनना, व्यतिकरण में तो ऑलरेडी किरणें अलग अलग स्रोतों से आती हैं, पथांतर लेमड़ा माना तो लेमड़ा की ही पहुंचेंगी, 2 लेमड़ा माना तो 2 लेमड़ा की ही पहुंचेंगी, पर विवर्तन में क्या हो रहा है? उस सोर्स के हिस्से करने पड़ रहे हैं, अरे हाँ या ना? जब आपने पथांतर लेमड़ा दिया तो कितने हिस्से किए आपने? 2, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2। तो जो किरणें पहुंची ना एक्चुअल में, वो लेमड़ा की पहुंची या लेमड़ा बाई 2 की पहुंची? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये किरण लेमड़ा बाई 2 पथांतर के साथ आ रही है, ये किरण लेमड़ा बाई 2 पथांतर के साथ आ रही है, दोनों किरणें मिलेंगी और कौन सा व्यतिकरण होगा? ओहो, संपोषी कब होता नालायक? यहां से लेमड़ा आता, यहां से लेमड़ा आता, अब कौन सा होता? संपोषी। पर यहां से कितना आया? लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2, तो कौन सा होगा? विनाशी। उच्चिष्ट या निम्निष्ट? ध्यान रखना, निम्निष्ट की जो शर्त निकल के आएगी और एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप देखते रहना खाली। निम्निष्ट की शर्त होती है, पथांतर कितना आया? ए साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा। व्यतिकरण से जस्ट उल्टा चलना है, रटने का तरीका तो ये है। ये जब कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को लास्ट में एक बात बोलनी पड़ेगी, व्यतिकरण से उल्टा चलना। तेरे को कंडीशन चाहिए उच्चिष्ट की, किसकी चाहिए? वैसे तो उच्चिष्ट में चमक ज़्यादा होती है, पर अगर आप व्यतिकरण की चीज़ें आपने याद कर रखी हैं तो मैं कहूँगा निम्निष्ट सोच लें दिमाग में, कम तीव्रता सोचना, और कम तीव्रता 2n - 1 लेमड़ा बाई 2 होती है, तो उच्चिष्ट की कंडीशन होगी, आप देखना
ए साइन थीटा बराबर 2n-1 लैम्बडा बाई टी। कैसे? उसी एक्सप्लेन को समझना बड़ी बात है, आप दोबारा समझेंगे एक बार। मैंने कलांतर लैम्बडा ना लेकर 2 लैम्बडा लिया साहब, कितना लिया? 2 लैम्बडा भी तो n लैम्बडा का ही भाग है, तो निम्नलिखित मिलना चाहिए शायद। अब आप क्या करोगे पता है, इस हिस्से के 4 हिस्से होंगे। अच्छा, मैंने ये कहा था क्या कि अध्यारोपण केवल 2 ही तरंग में होता है? कम से कम 2, कम से कम है 2। सुनना, अब की बार होंगे इसके हिस्से 4। आपको एक बात बता दूं मैं, उतने हिस्से करने हैं कि गुणज लैम्बडा बाई 2 का बन जाए। उसका एक रीजन है मेरे पास। जब मैंने आपको व्यतिकरण समझाया था तो मैंने तरंगे ऐसे कही थी ना, इस तरीके से। यहाँ कलांतर कितना था? 0। यहाँ कितना था? पाई। यहाँ कितना था? 2 पाई। यहाँ कितना था? 3 पाई। यहाँ कितना था? 4 पाई। हर एक जगह मिला के देखनी। पहले यहाँ मिला के देखा, कलांतर 0 था। यहाँ मिला के देखा, क्या पथांतर लैम्बडा बाई 2 होगा? अरे नालायक को पूरा लैम्बडा है तो छोटा सा लैम्बडा बाई 2 होगा ना। हर लैम्बडा बाई 2 पर चेक करना है, हर लैम्बडा बाई 2 पर चेक करना है। हिस्से कितने करने हैं कि लैम्बडा बाई 2 का पूर्ण गुणज बन जाए। जब लैम्बडा माना तो 2 हिस्से करे मैंने, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2। 2 लैम्बडा माना तो 4। अभी 3 लैम्बडा मानूंगा तो 6। 4 लैम्बडा मानूंगा तो 8। 7 लैम्बडा बाई 2 आ गया बाई चांस तो 7। अरे लैम्बडा बाई 2 का पूर्णांक होना चाहिए ना, 7 है कि नहीं है? 5 लैम्बडा बाई 2 आया तो 5। 3 लैम्बडा बाई 2 आया तो 3। नहीं में आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? अभी पथांतर कितना माना है मैंने? 2 लैम्बडा। 4 हिस्से कर दिया क्या? देखना ध्यान से, क्या हर एक के हिस्से में लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 आया? 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण और 4 किरण। 1 किरण इसको मार के व्यतिकरण 0 और इसको मार के इसका व्यतिकरण 0। टोटल नेट 0 मिला कि नहीं मिला? 2 किरण मिलेंगी तब 0 होगा, ध्यान रखना। लैम्बडा बाई 2 की 2 किरणें मिलेंगी तब 0 होगा। तो 4 किरणों के कितने सेट बने? 4 किरणों के कितने सेट बने? तो इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, क्या कुछ बचा क्या? उच्चिष्ट का निम्निष्ट। ओहो, उच्चिष्ट का निम्निष्ट। उच्चिष्ट का मतलब तो होगा चमक ज्यादा और निम्निष्ट का मतलब चमक कम। अगर किरणें आपस में नष्ट हो गई तो चमक ज्यादा हुई, कम हुई? उच्चिष्ट का निम्निष्ट तो है ना लैम्बडा निम्निष्ट कंडीशन। 3 लैम्बडा सोचना, 3 लैम्बडा कितने से? 6। 3 को मार देंगे, खत्म। नहीं समझ में आया? 3 कैसे मारेंगे? 1 2 3 4 5 बन गए 6 से। 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, 6 किरण। 1 किरण लैम्बडा बाई 2 कट गई, लैम्बडा बाई 2 कट गया, लैम्बडा बाई 2 कट गया। कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? नहीं। तीव्रता 0 मतलब कम तीव्रता कम होगी और तीव्रता कम होगा मतलब क्या बनेगा? निम्निष्ट। कुल मिलाकर के निम्निष्ट की कंडीशन है ए साइन थीटा बराबर है एल लैम्बडा। और दूसरा क्या दिखाऊंगा आपको, देखो या तो आपको कहानी समझ में आई गई थी शायद। मैंने पहले कहा था दिमाग दुखाने वाला टॉपिक है, पर एक बार पढ़ लोगे तो फिर कंक्लूजन बहुत ईजी है इसका लास्ट में, है ना। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया था क्या क्या काम हुआ है ना। यहाँ तो उच्चिष्ट बनेगा ही, इसका नाम होगा केंद्रीय उच्चिष्ट। हाँ, अब पथांतर की 2 कंडीशन नहीं है आपके पास में। पहली पथांतर कंडीशन कौन सी थी? जो एन लैम्बडा पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले कितना मान लूं मैं? लैम्बडा। कितना मान लें? लैम्बडा। कितने हिस्से किए? कितने हिस्से किए? दोनों किरणें आपस में लैम्बडा बाई 2 की निकल के आएंगी, कट जाएंगी, क्या बनेगा? निम्निष्ट। क्या बनेगा? इसका नाम होगा प्रथम निम्निष्ट। क्या नाम होगा? या एक नाम और होगा इसका, गौण निम्निष्ट। 2 नाम है, प्रथम निम्निष्ट या गौण निम्निष्ट। फिर आपने पथांतर कितना माना? 2 लैम्बडा। कितने हिस्से होंगे? 4। 4 किरणें आएंगी, चारों कैंसिल हो जाएंगी, इसे कहेंगे हमें द्वितीय निम्निष्ट।
इस तरीके से आप कितना ही बोलते रहो और मैं लास्ट में रिजल्ट सुनाऊंगा कि निम्निष्ठों के लिए क्या पथांतर है, ए साइन थीटा बराबर है एन लैम्डा। इंपॉर्टेंट है बात ये, हाँ या ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, कोण अल्प कर दूंगा तो क्या ए थीटा बराबर एन लैम्डा, तो क्या थीटा बराबर एन लैम्डा बटा ए, हाँ या ना। आगे सोचेंगे इसके बारे में। दूसरी थीम क्या है, पथांतर 2n-1 लैम्डा बाई 2, हाँ या ना। एक से मत सोचो, पहले आप दो से सोचना स्टार्ट करो। n का मान 2 जमाना 3 लैम्डा बाई 2 कितना आएगा, कितने हिस्से, कितने हिस्से, 1 लैम्डा बाई 2 क्या आई, दूसरी लैम्डा बाई 2 क्या आई और तीसरी लैम्डा बाई 2 क्या आई। क्या ये दोनों कट गए क्या, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ चमक दिखेगी नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी साहब, हाँ या ना। चमक दिखी तो निम्निष्ठ क्या उच्चिष्ट। अगला 3 जमाना 5 लैम्डा बाई 2 कितना, कितने हिस्से करूं, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, एक बची कि नहीं बची, अरे बची कि नहीं बची, वापस से उच्चिष्ट। एन का मान 1 सोच के देखना, 2n-1 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2, किरण 1 पहुंची तो क्या उसे कोई काट पाएगा, कटती कब, लैम्डा बाई 2 की 2 कटती। पता है ना ये व्यतिकरण से उल्टा क्यों हो रहा है, आप समझ होंगे आप। व्यतिकरण में तो सोर्स का विभाजन थोड़ी हुआ था, सोर्स अलग अलग थे S1 और S2, पर यहाँ एक ही हिस्से से 2 किरणें निकलेंगी तो उसको खुद का क्या हो जाएगा, पार्टीशन, खुद का विभाजन होगा। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, पहला पथांतर कितना माने हम, लैम्डा बाई 2, कम से कम लैम्डा बाई 2 होगा ना। इसे बोलेंगे हम प्रथम उच्चिष्ट, या वही नाम, एक तो केंद्रीय उच्चिष्ट था, उसके बाद प्रथम उच्चिष्ट, फिर कहानी किसकी आएगी, द्वितीय उच्चिष्ट, और उच्चिष्टों की कंडीशन क्या आ जाएगी, ए साइन थीटा बराबर 2n-1। वही कहानी, कोण अल्प कर दूंगा, ए थीटा, यहां से मैं थीटा निकाल लूंगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, हाँ या ना। और देखो सोच ना सकाऊं, इतनी कहानी बार बार कौन दिमाग लगाएगा। आपको व्यतिकरण याद हुआ कि नहीं हुआ, सबको याद हो गया ना। संपोषी में एन लैम्डा, विनाशी में 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहां 2 नाम आएंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट बोलते ही तुम्हारे दिमाग में चमक ज्यादा है कम, नालायको, उच्चिष्ट में तो चमक ज्यादा ही है ना, निम्निष्ठ का मतलब चमक कम, व्यतिकरण से उल्टा सोचना। उच्चिष्ट का मतलब चमक ज्यादा, लग तो रहा होगा संपोषी, सोचना विनाशी, नहीं सोच पाओगे। ऐसा ऐसे क्यों सोचे, मेरे तरफ से बिल्कुल मत सोचो, इतना पढ़ो ना, मेरे तरफ कते मत सोचो भाई, है ना। मैं तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि व्यतिकरण हर एक बच्चों को याद हो जाता है, नहीं सोचते हो तो फिर बोलो से कैसा। पथांतर लैम्डा लिया आपने, 2 हिस्से किए, पहले हिस्से से आई, दूसरे हिस्से से आई, दोनों किरणें कट गई, खत्म हो गई तीव्रता, निम्निष्ठ बन गया। ऐसे सोचो भाई, पैसे सोचना चाहते हो तो याद रख पाओगे क्या। निम्निष्ठ की कंडीशन है ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, उच्चिष्ट की है ए साइन थीटा बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2। नोट करो एक बार पूरी करो। तो आप समीकरण नंबर 1 तक, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, लिखो, माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर लैम्डा है। पहले लैम्डा की कहानी, फिर 2 लैम्डा की कहानी, ऐसे सुनेंगे 2-4 कहानियां। माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर लैम्डा है, लैम्डा है।
अब झिर्री ए बी को दो समान भागों, अब झिर्री ए बी को दो समान भागों एओ तथा ओ बी में विभाजित किया जाता है। अब झिर्री ए बी को दो समान भागों एओ तथा ओ बी में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है मतलब। ये दो भागों में क्यों बांटा, आपको समझ में आया ना। λ/2 का गुणांक आना चाहिए, बस उतने हिस्सों में बांटो आप, तो सीधी सी बात है ना, बांटा जाता है, जिससे पी पर मिलने वाली किरणें, पी पर मिलने वाली किरणें एओ तथा ओ बी भागों से पहुंचती हैं, एओ तथा ओ बी भागों से पहुंचती हैं, ए बी तथा एओ तथा ओ बी भागों से पहुंचती हैं, जिनके मध्य कलांतर परस्पर λ/2 है। लिया तो λ है, पर विभाजन की वजह से जिनमें परस्पर कलांतर λ/2 है, अतः ये किरणें अध्यारोपित होकर, ये किरणें अध्यारोपित होकर अंधकार उत्पन्न करेंगी, अंधेरा बनाए, अंधेरा करेंगी, या नाम लिख दो विनाशी व्यतिकरण करेंगी, ऐसा कुछ लिख दो, अंधकार उत्पन्न करेंगे ऐसा लिखो आप, तो अंधकार उत्पन्न करेंगी। भाई दो ही किरण थी, दोनों किरण मिली और दोनों कट गई, कैंसिल हो गई, जिससे पी पर क्या कहूं, उच्चिष्ट का निम्निष्ट, उच्चिष्ट का निम्निष्ट, निम्निष्ट प्राप्त होता है, पी पर निम्निष्ट प्राप्त होता है, निम्निष्ट प्राप्त होता है, जिसे क्या कहेंगे, प्रथम निम्निष्ट या गौण निम्निष्ट कहा जाता है। प्रथम निम्निष्ट या गौण निम्निष्ट कहा जाता है, प्रथम निम्निष्ट या गौण निम्निष्ट कहा जाता है। कहा जाता है, क्लियर। λ की सुनिए, अब 2λ की सुनो, लाइन चेंज करो। माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर 2λ है, माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर 2λ है। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे इसको, देना, माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर 2λ है। हेलो, हाँ नमस्कार साहब, कट हो मना यार, कट रहा होगा तो
है, देखो देखो देखो, 2 लैम्बडा है। अब झिर्री को 4 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब झिर्री को 4 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिससे पी पर मिलने वाली चारों किरणों में पथांतर λ/2 होगा। जिससे पी पर मिलने वाली चारों किरणों में पथांतर λ/2 होगा। किरणों में पथांतर λ/2 होगा, λ/2 होगा। जिससे चारों किरणें मिलकर विनाशी व्यतिकरण करेंगी। चारों किरणें मिलकर विनाशी व्यतिकरण करेंगी, अर्थात निम्नलिखित प्राप्त होगा। चारों किरणें मिलकर विनाशी व्यतिकरण करेंगी, अर्थात निम्नलिखित प्राप्त होगा। निम्नलिखित प्राप्त होगा, जिसे प्रथम निम्नलिखित कहते हैं। हाँ, द्वितीय कह लो, द्वितीय निम्नलिखित कहते हैं। निम्नलिखित प्राप्त होगा, इसे द्वितीय निम्नलिखित कहते हैं। तो लाइन, अब यार ऐसे तो जीवन में लिखते रहो, बोलेंगे का फर्क पड़ रहा है ना, तो लाइन चेंज करके लिखो। अतः निम्नलिखितों के लिए, अतः निम्नलिखितों के लिए अगली लाइन लिखना, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्बडा। निम्नलिखितों के लिए ए साइन थीटा बराबर एन लैम्बडा, डब्बे में पैक कर दो। अगली कंडीशन लिख दो, ए थीटा बराबर एन लैम्बडा। साइन खा जाओ कौन अल्प मान के, और थीटा निकाल लो एन लैम्बडा बटे ए, इसको डब्बे में पैक कर दो। तो ये कहानी तो किसकी हुई? निम्नलिखितों की। ऐसी एक कहानी उच्च की लिख ले, लिखो तो। माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर λ/2 है। माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर, पहले तो शुरुआत λ/2 से करें, λ/2 है। जिससे पी पर पहुंचने वाली एक किरण, पी पर पहुंचने वाली एक किरण λ/2 पथांतर की होगी। बुक देना भाई, बुक देना। प्लस लिया है कि माइनस लिया है? सुनो, पथांतर आप λ/2 ना लेकर के 3 λ/2 लिखो इसको। दोबारा बोलता हूं, माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर 3 λ/2 है, और यहां से आगे काट दो। दोबारा बोलता हूं, माना प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर 3 λ/2 है। अब प्रकाश स्रोत को 3 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। जिससे
P पर मिलने वाली तीनों किरणों में परस्पर पथांतर λ/2 होगा, जिससे P पर मिलने वाली तीनों किरणों में पथांतर परस्पर λ/2 होगा। λ/2 होगा, जिससे दो किरणें मिलकर विनाशी व्यतिकरण करेंगी, दो किरणें मिलकर विनाशी व्यतिकरण करेंगी तथा बची हुई तीसरी किरण उच्छिष्ट बनाएगी। बची हुई तीसरी किरण उच्छिष्ट बनाएगी। ये कहानी बहुत है और कितना लिखे हैं, तो नीचे लिखो, अतः उच्छिष्टों के लिए, अतः उच्छिष्टों के लिए, उच्छिष्टों के लिए ए साइन थीटा बराबर 2n + 1 λ/2, 2n + 1 λ/2। और चाहते तो अपन एक और लिख देते थे ना, 5 λ/2 सुना देते, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो इसको डब्बे में पैक करो एक तो, और यहां से थीटा भी निकाल लो। ए थीटा बराबर 2n + 1 λ/2, तो थीटा बराबर 2n + 1 λ/2 है। ये एकल जरी समाप्त हुई ना, इसका ग्राफ भी है, कोणी चौड़ाई वगैरह अपन कल देखेंगे।